अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े गौर से इसको सुनना है और बड़े गौर से समझना भी है। आज हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आगे इनकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म जो आपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ने हैं उनमें आप यही सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बेटे जल्दी से स्टार्ट करने हैं। हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से हमारे पास होते हैं। बेसिकली बेटे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर टू मेन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, दो मेन काम हो रहे होते हैं। क्या होता है, एक तो बेटे सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेकेज होती है किसकी, CX बॉन्ड की। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं कहता हूँ सिंपल कर लेते हैं, सॉरी अल्काइल हाइड है, उसके अंदर बेटे ये कुछ बॉन्डिंग होगी CX बॉन्ड की। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि होता क्या है असल में कि न्यूक्लियोफाइल आता है और ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा फिर ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा ना, अदरवाइज तो नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे पहला जो काम होता है वो आपके पास होती है ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, जब ये X और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है, ये X निकल जाता है यहाँ से, तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है। तो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इसके अंदर। नंबर 1 इज ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड एंड नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ C एंड न्यूक्लियोफाइल। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन हो। अब बेटे ब्रेकेज और फॉर्मेशन तो होनी ही होनी है। अब इनकी टाइमिंग की बेस पे, मतलब पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बाज रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें पहले ये बॉन्ड टूटता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन बाज ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और इस बॉन्ड का टूटना सेम टाइम पे होता है। तो मतलब टाइमिंग को देख के, दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस देख के हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके बेटे आगे दो टाइप्स हैं, SN2 और SN1। अब SN का क्या मतलब है, SN बेटे एक टर्मिनोलॉजी है या लिखने का एक अंदाज है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN से शो करते हैं। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन बेटे ऐसा रिएक्शन होते हैं जो टू स्टेप होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोसेस ये दोनों ही होने हैं। जिसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, पहले हमारे पास होती है ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता बल्कि पहले ये C और X का बॉन्ड टूटता है और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर ये प्रोसेस चलता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस अलग-अलग होते हैं इन डिफरेंट स्टेप। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो तो SN1 कहलाएगा और ये टू स्टेप होता है। सेकंड वन इज SN2। SN2 वन स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें दोनों प्रोसेस मतलब ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो साइमल्टेनियसली बनते हैं। मतलब सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, अटैक होता है और फौरन से लिविंग ग्रुप लीव करता है और रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे दो टाइप्स हैं। SN1 अलग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, SN2 अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस कर लेते हैं SN2 रिएक्शन को। ठीक है, SN2 रिएक्शन कैसे होते हैं। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया एंड इट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन, 5 स्टार लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे बेटे। SN1 रिएक्शन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इन विच अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर, डिपार्चर कहते हैं लीव करना, निकलना, एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अकर एट द सेम टाइम। कि अगर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ऑफ लिविंग ग्रुप या डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप सेम टाइम पे होता है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं दिस इज SN2 रिएक्शन। क्या बोल देंगे उसे, SN2 रिएक्शन। SN1 बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बेटे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकल जाना ये सेम टाइम पे हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हमें उनको समझना है और उनको अंडरस्टैंड करना है। और पहले आप इसको समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको इक्वेशंस के जरिए भी समझाता हूँ। बेटे देखो, जब ये SN2 रिएक्शन होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं उसके दौरान। क्या कि देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, आपने पढ़ा ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, मतलब मैं कहता हूँ ये आपके पास कोई अल्काइल हाइड है। देखो, न्यूक्लियोफाइल बेटे इस साइड से भी तो अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, हो सकता है। तो असल
असल में न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या होगी, ये आपने पॉइंट्स ऐसे ही बना लेने हैं, ठीक है बेटे। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप। जिस साइड पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, जिस साइड पे आपके पास लीविंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड से कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। क्यों, जरा सुनिए जरा ध्यान से। मैं कहता हूँ आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है और वो आपके पास है ब्रोमीन और ये आपके पास है कोई अल्काइल हैलाइड। अगर मैं अब देखो ब्रोमीन है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, अच्छा खासा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा बेटे, देखो इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है, उसका भी कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो इधर से जब ये अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप है वो उसको रिपेल करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज है पहले, तो इधर से अटैक पॉसिबल नहीं है। फिर कहाँ से अटैक हो सकता है, सामने से ये वार नहीं कर सकता, पीछे पीठ पीछे वार करता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल बजाय इसके कि वो सामने से आए, वो क्या करता है बेटे, वो पीछे से आता है, यहाँ पे जहाँ पे उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं, इन्होंने क्या कर लेना इसका। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो अटैक करता है बेटे वो बैक साइड से करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से करता है। जिस साइड पे लिविंग ग्रुप लगा है उसकी अपोजिट साइड से अटैक करता है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क, क्या फर्क पड़ता है वो आगे जाके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक तो बेटे ये काम होगा आपके पास। सेकंड चीज क्या होगी, जब आपके पास ये रिएक्शन होगा हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, फॉर एग्जांपल इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, sp3 है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो रहा होगा बेटे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, ये sp3 से sp2 हो जाएगा। और जब ये रिएक्शन हो जाएगा मतलब लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ये फिर से दोबारा से अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करके sp2 में आ जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही बेटे। मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, उसके अंदर ये सारी बातें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलें देखें, मान लेते हैं बेटे ये मेरे पास है मिथाइल हैलाइड, कोई भी X ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन, आप Br लगा दो, चलो मैं Br लगा लेता हूँ, ये लो मैं Br लगा लेता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल बेटे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OH नेगेटिव, ये लो हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, वो है OH नेगेटिव। अब होगा क्या बेटे कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये आएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब देखो मैं अपोजिट साइड से लेके आ रहा हूँ, अपोजिट साइड से। अब जैसे ही बेटे ये OH ग्रुप आकर इस पे अटैक करना शुरू करेगा, ये ब्रोमीन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ना शुरू कर देगा, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है बेटे आपके पास है टेट्राहेड्रल, इस कार्बन की ज्योमेट्री क्या है आपके पास, टेट्राहेड्रल शेप है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। लेकिन अगर ये बेटे देखो इमेजिन करो ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसी शेप होती है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसना चाहेगा तो बड़ा मुश्किल होगा उसके साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है ऐसे। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बेटे ऐसे घुसना चाहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में, कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये होता ये है कि जो कार्बन है वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को कर लेती है चेंज, मतलब कार्बन इस फॉर्म से कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे, मतलब हाइड्रोजन कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे कार्बन अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब ये OH ने क्या किया, अटैक किया, अब यहाँ पे इस OH का बॉन्ड बनना शुरू हो गया। मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, इसका मतलब बॉन्ड अभी बना नहीं है, बनना शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये इधर अटैक करता है, इधर बॉन्ड बनना शुरू होता है बेटे, इसका बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसको भी डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, इसका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और इसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी ना इसका ये बॉन्ड बना है, वो इसने जाके इसके साथ बॉन्ड बनाया है, और ना ही इस लिविंग ग्रुप ने भी लीव किया है, ये सिर्फ कोर है, मतलब वो अटैक कर रहा है और ये लीव कर रहा है। एक सेंट्रल स्टेज आ गई है, ठीक है। अब इस सेंट्रल स्टेज के अंदर बेटे जो स्टेज आ गई है या स्टेट है इस वक्त हमारे पास जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास है sp2। कार्बन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर ली ताकि ये जिसने अटैक करके अटैच होना है वो अटैच हो जाए और जिसने निकलना है वो निकल जाए, क्योंकि अदरवाइज ये मुश्किल हो जाना था अगर ये sp3 की फॉर्म के अंदर ही रहता तो ये आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 होगी। देखो ऐसे शेप से पता अंदाजा हो जाता है कि आपके पास एक
कौन सी शेप बन गई है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन गई है। तो ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप के अंदर आ जाता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब क्या हुआ? अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीट होने से क्या मुराद है कि ये OH ग्रुप जो था ये अटैच हो गया, उसने इधर बॉन्ड बना लिया और Br निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब ये सारा एकदम ही हो रहा है। अब देखो जैसे ही बेटे ये होगा, अब इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच हो चुका है और ये Br ग्रुप यहाँ से निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस साइड पे आ जाते हैं आप ऐसे। जब दोबारा ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, फिर sp2 में गया, अब उसका दोबारा से वो 4 बॉन्ड बन गए हैं, कंप्लीटली बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये दोबारा से बेटे जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 हो जाएगी, दोबारा से वही शेप टेट्राहेड्रल। तो ये आपके पास काम हो गया, ठीक है। अटैक और जो लिविंग ग्रुप का लीव करना है वो सेम टाइम पे हो रहा है, एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। सो दैट्स द बेटे अगर एक स्टेप के अंदर हो रहा है, अटैक भी सेम टाइम पे हो रहा है और लीविंग भी सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो मैंने कहा था फिर हम इसको बोलेंगे दिस इज द SN2 रिएक्शन, जिसमें सब कुछ सेम टाइम पे हो रहा है इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो ये आपके पास केस है। अब देखो ये दोबारा से क्या हो गया, फिर दोबारा से टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब बेटे हमें ये तो आपके पास मैकेनिज्म हो गया। अब ये जो सेंट्रल स्टेट है ना, एक चीज स्किप हो गई, ये जो सेंट्रल स्टेट है, ये इस स्टेट को बेटे हम बोल देते हैं दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये भी ट्रांजिशन है, मतलब सेंटर में है। ये पूरी थोड़ी देर के लिए बनती है, सिर्फ शो करने के लिए यूज किया जाता है कि आपके पास क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। OH आया, अटैक करना शुरू किया, इधर से Br ने निकलना शुरू कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट उसको शो करने के लिए यूज की जाती है। Br निकल गया, OH इधर अटैच हो गया। आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है? पहले ये हाइड्रोजन थे इस साइड पे, थे इधर। अब जब ये प्रोडक्ट बना है, हाइड्रोजन चले गए हैं दूसरी साइड पे। नोट किया? हाँ, नोट करना पड़ेगा आपको, नहीं किया तो करो। पहले हाइड्रोजन बेटे इस साइड पे थे, अब ये हाइड्रोजन जो थे ये इन्वर्ट हो गए, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐसे इन्वर्ट हो गया, ऐसे उल्टा हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। समझो ये 3 हाइड्रोजन है मेरी उंगलियां, ठीक है। पहले ऐसे था, इधर से अटैक किया और बेचारों ने खुद को इस फॉर्म में किया, OH आके अटैच हो गया इधर, सॉरी। तो फिर आपके पास हाइड्रोजन इधर चले गए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो बेटे इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, कि मॉलिक्यूल ने अपनी कन्फिगरेशन, अपनी ज्योमेट्री कह लो, ज्योमेट्री तो नहीं कहना चाहिए, अपनी कन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। पहले हाइड्रोजन इधर थे, अब उधर चले गए, ठीक है। तो बेटे जब आपके पास SN2 रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन अगर इधर है हाइड्रोजन की तो वो दूसरी साइड में चल जाती है, ठीक है। जिस साइड से अटैक होता है वहां पे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैच होना है, दूसरी साइड पे जो यहाँ पे ग्रुप होते हैं फिर वो दूसरी साइड पे चले जाए। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। और जब आपके पास SN2 रिएक्शन होता है तो अगर रिएक्टेंट इस तरह के हैं तो प्रोडक्ट उस तरह के ही बनेंगे, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने जो बनाना है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, तो बताओ मुझे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। देखो जरा यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं बेटे। एक तो हमारे पास ये है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। और एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसे हम RH कह सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं ना। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स तो बाई मॉलिक्यूलर, 1 मॉलिक्यूल तो मोनो मॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर 3 हो तो ट्राई मॉलिक्यूलर, 4 हो तो टेट्रा मॉलिक्यूलर, इस तरह से आगे चलता जाता है। तो इसको SN2 क्यों लिख रहे थे? 2 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बाई मॉलिक्यूलर है और S का क्या मतलब था, बाई मॉलिक्यूलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 इस बात को इंडिकेट कर रहा है। ये 2 कहां से आया, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर
जो रिएक्शन है उसमें कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, नंबर 1 इज न्यूक्लियोफाइल एंड नंबर 2 इज अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन वही सिंपल सा था। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं अगर हमें मॉलिक्यूलरिटी का पता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की हम उनको लिखते हैं उनका मल्टीपल। तब अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे पहला रिएक्टेंट कौन सा है, वो है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। और न्यूक्लियोफाइल कितने हैं यहाँ पे, देखो जरा, एक ही न्यूक्लियोफाइल लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 1, एक ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ कौन सा दूसरा रिएक्टेंट है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। मैं जनरल लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अल्काइल हैलाइड। वो भी कितने हैं, वो भी एक ही लिया है हमने, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे 1। तो आपका बस जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट भी हम लगाते हैं साथ कोई के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे रेट आ गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने अगर निकालना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि जो रेट इक्वेशन के अंदर ये ऊपर कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो क्या रेट निकलेगा, अगर मैं इसका रेट निकालना चाहूँ, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 1 = 2। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट निकालना बड़ा आसान है, इनको ऐड अप करो, रेट आ गया। और ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे, इससे एंटीटेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा आपको लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आ गया 2, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास सारी बातें होंगी अबाउट द SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन देता कौन सा, अल्काइल हैलाइड है। 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी ये रिएक्शन दे देते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी ये रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, वो मैं SN1 पढ़ाने के बाद आपको इस चीज़ का आंसर करता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन बड़ी आसानी से दे देते हैं। तो ये बेटे आपके पास हो गया SN2 रिएक्शन। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करना शुरू हो जाएगा, एक स्टेट आ जाएगी जिसे बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसे अब शो करने के लिए कि ये OH इधर बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया और इस लिविंग ग्रुप ने लीव करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये काम स्टार्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके sp2 बन जाती है, ठीक है, ताकि फैसिलिटेट कर सके ये इस काम को। फौरन से फिर बेटे Br चला जाता है, OH लग जाता है और मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया SN2 रिएक्शन। अब SN1 पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, आसान है, तो उसको भी समझते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड रिएक्शन जो है बेटे वो आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। देखिए पहला जो पढ़ा था उसमें ये था कि अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना, लीव करना वो सेम टाइम पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट स्टेप के अंदर वो पहले लीव करता है एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर इन सेकंड स्टेप। मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन होता है। तो होता है क्या बेटे, फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एक टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड है, एक टर्शियरी आपके पास अल्काइल हैलाइड है फॉर एग्जांपल। और होगा क्या बेटे कि जब आप कोई पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो आपके पास इस अल्काइल हैलाइड की हो जाएगी आयोनाइजेशन। मतलब पहले ये जो लिविंग ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से क्या कर देगा, लीव कर देगा। जब बेटे उसने लीव किया तो वो तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ गया अपने अनशेयर्ड पेयर के साथ। अब ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड था, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी आपके पास sp3 टेट्राहेड्रल फॉर्म थी। बेटे जैसे ही ये लिविंग ग्रुप लीव किया, इसने अपनी हाइब्रिडाइजेशन को कर लिया चेंज और अब ये किस फॉर्म में है, sp2 की फॉर्म में। पहले इसकी ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, ठीक है, मैं TH से शो कर रहा हूँ, और अब इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, मैं TP से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास लिविंग ग्रुप लीव कर गया और आपके पास एक कार्ब केटाइन बन गया। कार्ब केटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो जो आयन होता है ये केटाइन बनता है, उसे हम कार्ब केटाइन कहते हैं। ये कार्ब केटाइन बन गया। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन वही वैसी होनी है जैसे पहले हो रहा था।
तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव कर गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर बेटे इसी के ऊपर अब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें बड़ी समझने वाली हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल बेटे अब न्यूक्लियोफाइल को कोई रोकने वाला नहीं है। पहले तो मजबूरी थी ना कि जो डायरेक्शन थी अटैक की वो बैक साइड से होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट साइड पे न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में मतलब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था, वो लिविंग ग्रुप अटैक होने नहीं देता था अपनी वाली साइड से, तो बैक डायरेक्शन से अटैक होता था, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता था। लेकिन यहाँ पे तो कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर जो OH ग्रुप है बेटे वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, OH ग्रुप इस साइड से भी अटैक कर सकता है, किसी भी साइड से हमारे पास अटैक पॉसिबल है। तो मतलब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ अटैक लिखूं तो मैं कह सकता हूँ बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमारे पास जो अटैक है वो पॉसिबल है। मतलब इधर से अटैक कर ले OH या न्यूक्लियोफाइल, या उधर से अटैक कर ले। चलिए फर्ज करें अभी मैं इधर से अटैक करवा रहा हूँ, दोबारा से बेटे इसने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करना है और इसके साथ जाके क्या बना लेना है, बॉन्ड बना लेना है। तो आपके पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि OH ग्रुप आके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब ये दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 में चेंज हो गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर दोबारा से कुछ ऐसा बन गया। तो आपके पास ये दो स्टेप के अंदर मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब बेटे ये जो पहला स्टेप है इसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, दिस वन इज अ स्लो स्टेप, दिस वन इज वेरी फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप है, फास्ट क्यों है बेटे, क्योंकि यहाँ पे तो आयंस मिल रहे हैं, तो आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटना वो कोवेलेंट रिएक्शन है, तो वो बड़ा स्लो होगा। तो जब भी हम आपको पता है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये जरूर जानते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट कौन सा है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें क्या होगी। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल हो गया। अब कन्फिग्रेशन में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा, इन्वर्जन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे तो चलो मैंने इस साइड से अटैक करके दिखाया। अच्छा देखो अगर मेरे पास OH है ना, तो बेटे OH 50% चांसेस ये है कि OH इस साइड से अटैक करेगा, कर सकता है ना, और 50% चांसेस ये है कि OH अगर इधर से अटैक कर दे फिर मतलब 50% हमारे पास, चलो मान लेते हैं पहले स्टेप के अंदर कि OH ने इस साइड से अटैक किया, इस साइड से। अगर इस साइड से अटैक होता तो वही वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब OH इधर अटैच हो जाएगा इस कार्बन की इस वाली साइड पे, और दोबारा से आपके पास ये चीज बन गई। अब शुरू में ये CH3 थे दूसरी साइड पे, अब ये इस साइड पे आ गए, मतलब इन्वर्जन हुई, हाँ हुई। तो लिखो यहाँ पे कि इन्वर्जन हुई है, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ 50% हो सकते हैं ना, अभी ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि मे भी ऐसा हो कि 50% OH इधर अटैक करें और 50% इधर से अटैक करें। अगर इधर से अटैक हो, मतलब मान लेते हैं इधर से अटैक हो, फिर क्या बनेगा, फिर OH ग्रुप इस वाली साइड पे लगेगा, उस वाली साइड पे नहीं लगेगा, मतलब ऐसे कुछ होगा। OH ग्रुप इस साइड पे होगा तो CH3 इधर ही रहेंगे। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ इन्वर्जन हुई, ये तो वैसा ही है मॉलिक्यूल जैसा कि यहाँ पे था, मतलब CH3 इधर भी दूसरी साइड पे है और इधर भी दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन हुई नहीं, यहाँ तो मॉलिक्यूल रिटेन रहा है, वैसे का वैसे रहा है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुई है, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वैसे का वैसे ही रहा। तो यहाँ पे क्या हुई है बेटे, रिटेंशन। मतलब बेटे जब आप बात करेंगे SN1 रिएक्शन की तो उसमें आपके पास इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन, मतलब मॉलिक्यूल रिटेन भी रहता है। तो क्योंकि 50-50 चांसेस है इधर से अटैक हो जाए या OH ग्रुप इधर से अटैक कर दे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होता है। ठीक है, इन्वर्जन मतलब 50% ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके अंदर ये इन्वर्जन हुई होती है, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 50% हमारे पास मॉलिक्यूल इस टाइप के बनते हैं जिनके अंदर रिटेंशन हुई होती है। वो किस पे डिपेंड करती है इन्वर्जन और रिटेंशन, बेटे साइड ऑफ अटैक, क्योंकि बहुत है, किसी भी साइड से अटैक हो सकता है, क्योंकि कोई रोकने वाला तो है नहीं अब। ठीक है, तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चेंजिंग कन्फिग्रेशन में क्या आ जाएगा, 50% इन्वर्जन है और 50% हमारे पास क्या है बेटे, रिटेंशन है। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लें। मॉलिक्यूलरिटी देखो, अगर तो सिंगल स्टेप हमारे पास मैकेनिज्म हो ना या रिएक्शन हो, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे गिन लिए जाते हैं। लेकिन जब हम बेटे बात कर रहे हो ना डबल स्टेप रिएक्शन की, 2 स्टेप या मल्टीपल स्टेप, तो हम स्लोएस्ट स्टेप को कहते हैं कि दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही डिसाइड करता है सब कुछ। फास्ट वाले का कोई चक्कर नहीं होता। अब यहाँ पे स्लो स्टेप की है, देखो इस स्लो स्टेप के अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक ही तो है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो मतलब इस रिएक्शन की जो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 होगी, एक मतलब मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है।
स्लो स्टेप वाला गिनेंगे, फास्ट वाला नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो फिर इसको भी हम रिएक्शन को बोल देते हैं दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी वजह से बेटे हम यहाँ पे वन यूज कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मॉलिक्यूलरिटी का भी जिक्र कर दिया हमने। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है। स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, उसी के रेट डिपेंड करेगा ना, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के अल्काइल हाइड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का SN1 का रेट डिपेंड ही नहीं करता, उसका रोल ही नहीं है। जितना मर्जी ढेरों ढेर न्यूक्लियोफाइल डालते जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? अल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से, क्योंकि वो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? सिर्फ अल्काइल हाइड पे डिपेंड कर रहा हो। तो अगर वो इस पे डिपेंड कर रहा है और ये एक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो वन ही नहीं आएगा ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक की, वो 2 की कंसंट्रेशन पे। ये 1 और 2 आपको बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। 2 का मतलब 2 2 2 2, यहाँ 1 का मतलब 1 1 1, हर चीज 1। समझ आ गई बात? ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब एक और बात बेटे रह गई, दैट इज के कौन ये रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देते SN1, सेकेंडरी दे देते हैं, टर्शरी तो बहुत ही अच्छे हैं, टर्शरी तो देते ही हैं, उनके आप पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता। तो ये आपके पास बेटे कुछ रिएक्शंस हैं जो हो सकते हैं। तो आपने SN1 भी समझ लिया, SN2 भी समझ लिया। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर प्राइमरी आपने कहा कि यहाँ पे ये नहीं दे सकते, सेकेंडरी दे सकते हैं, टर्शरी तो डेफिनेटली देते हैं ये रिएक्शन, लेकिन आपने SN2 के अंदर कहा था कि सर वो प्राइमरी देते हैं, सेकेंडरी देते हैं, टर्शरी नहीं देते। उसकी क्या रीज़न है बेटे? सुने बेटे, रीज़न होती है कि आपके पास जो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि टर्शरी क्यों दे रहे हैं, इसको समझ लिया तो सारा समझ में आ जाएगा। टर्शरी अल्काइल हाइड रिएक्शन क्यों देते हैं? देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनना है, ये वाला कार्बोकेटाइन। ये कब बनेगा? देखो ये अपने आप को क्लोरीन को कब निकाल लेगा, ये क्लोरीन कब निकल के उस फॉर्म में जाएगा? जब अगली फॉर्म उसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो क्योंकि इस फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये स्टेबल है, तो इस वजह से ये यहाँ से टूट के कार्बोकेटाइन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला अल्काइल हैलाइड। जब हम बात करते हैं मतलब 3 तरह के हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई सेकेंडरी होता तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन होता और बाकी 2 कार्बन होते, उनमें भी ऐसा कुछ होता, तो ये कार्बोकेटाइन बनता। अगर मैं ये टर्शरी अल्काइल हाइड लेता तो ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना था, सेकेंडरी वाला लेता तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना था, और अगर मैं प्राइमरी वाला ले लेता अल्काइल हाइड तो यहाँ पे कोई प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही बनना था। अब बेटे देखो ये बन तो गया, लेकिन अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा, ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये अगला रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये टूटे और टूट के फिर अलग रहे भी, ऐसा ना हो कि टूटे फौरन से Cl निकले फिर से दोबारा के नहीं भाई मेरा नहीं दिल लग रहा तुम्हारे पास, वापस आ जाओ मेरे साथ दोबारा छूट। अगर तो ये Cl दोबारा छूट गया फिर तो आगे रिएक्शन नहीं होने वाला, SN1 नहीं होने वाला। ऐसे ही है ना बेटे, प्राइमरी के अंदर ये होता है कि अगर इसका Cl अलग कर दिया हमने, ये स्टेबल नहीं होता, ये फौरन से Cl दोबारा जुड़ जाता है, रिएक्शन आगे चलता ही नहीं, रिएक्शन आगे चलता ही नहीं। सेकेंडरी के अंदर भी यही केस होता है, सेकेंडरी के अंदर मतलब Cl अलग हो जाए, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, रिएक्शन आगे चल जाता है, तो सेकेंडरी ये रिएक्शन दे देता है। लेकिन टर्शरी तो बहुत ज़्यादा, टर्शरी के अंदर Cl फिरता रहे बाढ़ में जाएगी, ये बड़ा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन ये बड़ा ही स्टेबल है, ये दोबारा से उसको अट्रैक्ट करके अपने साथ मिला के दोबारा से वही नहीं बना देता जिससे काम स्टार्ट हुआ था। तो ये मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा। अब क्वेश्चन ये सर ये क्यों अनस्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है? बेटे आपने पढ़ा कि कुछ हमारे पास ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। जब हम बात करते हैं ना CH3 ग्रुप की, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, इधर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3। तो इस कार्बन के ऊपर जो पहले इतना पॉजिटिव चार्ज था अब इतना नहीं है, उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम करके फिर दूसरा छोटा सा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये Cl पकड़ेगा ही इसको दोबारा से स्टेबल हो जाएगा। कार्बोकेटाइन की तरह मतलब फुल एक आयन की तरह अनस्टेबल नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी में सिर्फ 2 CH3 हैं, ये स्टेबल तो होगा
स्टेबल तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है। हाइड्रोजन बेचारे को खुद नहीं कुछ मिलता, वो दूसरों को क्या डोनेट करेगा, CH3 डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी बेटे डोनेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी थोड़ा सा स्टेबल होता है और वो रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो प्राइमरी के केस में क्या होता है, तीनों ही हाइड्रोजन है, कोई डोनेट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था वो अच्छा खासा रहेगा, वो स्टेबल नहीं होगा। जब स्टेबल नहीं होगा वो कहेगा ना भाई, वो छोड़ेगा उसको, कहेगा नहीं प्रीतो तू मेरे ना क्या कर ले, वो करेगा ही करेगा, वो कहेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब हो ही नहीं सकता। फिर जब ये निकलेगा ही नहीं, पहले स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा, तो अगला रिएक्शन कैसे होगा। तो फिर प्राइमरी क्या करते हैं, प्राइमरी कहते हैं भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस हमारी औकात नहीं, हम ये रिएक्शन दें, हम चुप करके SN2 टाइप के रिएक्शन दे देते हैं। मतलब जिसने भाई हमसे कुछ छीनना है या निकालना है, वो आके हम पे अटैक करे और इसको फ़ौरन से हम निकाल देंगे, वो अलग-अलग नहीं करते। दैट्स वाई प्राइमरी SN2 दे देते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन ये नहीं देते, ठीक है। तो ये आपके पास केस हो गया। अब मैंने आपको SN2 के अंदर बताया था कि टर्शरी नहीं देते। टर्शरी क्यों नहीं दे सकते भाई, टर्शरी क्यों नहीं दे सकते, सुनो जरा गौर से सुनना मेरी बात। टर्शरी क्यों नहीं दे सकते SN2 रिएक्शन, सुनो। देखो SN2 के अंदर हमने पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप पहले नहीं जाता, बल्कि पहले न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है। ऐसे ही पढ़ा था ना, न्यूक्लियोफाइल आता है पहले, वो अटैक करता है। बेटे देखो न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अच्छा ये ऐसे तो नहीं ना होंगे, ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब ये कार्बन है वो हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब उनके साथ फिर कोई कार्बन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और उन कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे ऐसे उन्होंने झमटा सा बनाया हुआ है। अगर न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी है, वो इधर से आ नहीं सकता SN2 में, इधर से नहीं आ सकता, तो अटैक इधर से नहीं होगा, तो मतलब इधर से तो चांस ही नहीं है, उसने पीछे से आना है, पिछली डायरेक्शन से अटैक करना है, बैक डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करना है। वो अटैक करना चाहता है, यहाँ से घुसने नहीं देते इसको, क्योंकि यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बड़े हैवी किस्म के ग्रुप प्रेजेंट। हाइड्रोजन होता तो बेचारा उनको हटा के पड़ा पीछे हो तो अटैक कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड्स के अंदर ये रिएक्शन होता ही नहीं। कौन से वाला SN2 का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो मतलब बेटे बेसिकली कौन ये रिएक्शन दे रहा है, कौन ये रिएक्शन नहीं दे रहा, ये डिपेंड करता है या तो उसके SN1 के केस में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, और SN2 के केस में कि क्या पिछली साइड पे ग्रुप ऐसे हैं जो उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार सुने, अच्छे से सुने और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आप बुक से रीड करें और वैसे ही पॉइंट्स बनाएं, लिखें पैराग्राफ्स के ऊपर। ये मॉलिक्यूलरिटी वाला पैराग्राफ है, बट नहीं समझ आएगी तो मैं आपको लेक्चर्स में बता दूंगा लाइव सेशन में, या फिर आप मुझसे पूछ लो, ठीक है, नीचे सेक्शन में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नेक्स्ट इससे भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।